Bismillahirrahmanirrahim. I am your course instructor Marina Khan. Welcome all of you to Therapeutic Diet Plan Level 2. आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी साइन एंड सिम्टम्स, हाउ टू डायग्नोज इट, रिस्क फैक्टर्स, रोल ऑफ डाइट इन सीवीडी एंड डाइट थेरेपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं सीवीडी की तरफ कि सीवीडी किसे कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ is a general term describing disease of the heart and blood vessels. It is a global health issue and is the number one cause of death globally. ये हमारे पास जो कि है ग्लोबली इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स जो कि हैं वो अकर होती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीडी जो कि है मैनी टाइप्स हैं इसकी, बट मेनली इसको डिवाइड किया गया है टू मेन टाइप्स में। उसमें हमारे पास एक है वस्कुलर डिजीज़ जो कि वेसल्स ब्लड वेसल्स के ताल्लुक़ रखती हैं। उसमें हमारे पास है क्रोनरी आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड एओर्टिक एनोरेजियम एक्सेट्रा। और दूसरा जो कि है जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है और उसमें हमारे पास है कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा टाइप्स है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और इसको एक वीडियो में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने इसकी जनरल एक व्यू देने के लिए इस टॉपिक को हमने टू डिफरेंट डिजीज़ जो कि हैं कार्डियोवास्कुलर की उनको हम पढ़ेंगे ताकि जब हम इसकी न्यूट्रिशन थेरेपी बनाएं ताकि वो हमारे लिए समझना आसान हो। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की एक टाइप है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्म है सीवीडी की, वो है coronary heart disease. Coronary heart disease is caused by atherosclerosis in the coronary artery that supply blood to the heart muscle. If atherosclerosis refers with blood flow in these arteries, the resulting deprivation of oxygen and nutrients can destroy heart tissue and cause a myocardial infarction, a heart attack. When the blood supply to brain tissue is blocked, a stroke occur. कार्डियो एक टर्म हमने यहाँ पे पढ़ा है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? वो कहते हैं रेफर्स टू द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस इन एंड ऑन योर आर्टरी वॉल्स, यानी एक प्लेक्यूव बन जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो कि है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें हमारे पास एक प्लेक्यूव बन जाता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और अदर सब्सटेंसेस का। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होती है या तो डिप्राइवेशन होती है यानी न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की टू द ब्लड टू द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स टिश्यूज़ जो कि होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। या तो बिल्कुल ब्लड की जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है, तो जब ब्लॉक हो जाती है तो या हार्ट तक ब्लड बिल्कुल नहीं पहुंचता। अगर वो ब्रेन की वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं तो क्या होगा, तो ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक अकर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ हार्ट प्रॉब्लम एंड इट कैन इफेक्ट आर्टरीज एनीवेयर इन योर बॉडी। ये किसी भी आपकी बॉडी की किसी भी ब्लड वेसल्स में ये हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास इसका ये एक डायग्राम है जिसके ज़रिए हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास ये जो कि है कि एक नॉर्मल ब्लड आर्टरी है, एक ब्लड वेसल है जिसमें नॉर्मली ब्लड जो कि है वो फ्लो कर रहा है। सेकंड वन जो कि है ये हमारे पास ब्लड आर्टरी है, वेसल है, मगर ये जो येलोइश जो है ये हमारे पास प्लेक्यूव है जो कि कोलेस्ट्रॉल, फैट और अदर सब्सटेंसेस की वजह से बन गया है, जिसको हमने एथेरोस्क्लेरोसिस कहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो गई है और जो ब्लड जो हार्ट तक जाएगा या अगर ये ब्रेन की वेसल है तो जो ब्रेन तक ब्लड जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो, डिप्राइवेशन होगी, कमी होगी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और थर्ड वन जो कि है यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड की फ़्लो है, यहाँ पे जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हमारे पास रप्चर हो गया है। बाज़ औक़ात ये रप्चर हो जाता है तो क्या हो जाता है कि जो ब्लड फ़्लो हो रही है तो ये यहाँ पे ब्लॉक, यानी हमारे पास एक ब्लॉक हो जाता है ब्लड जो कि है और ये इसके रप्चर की होने की वजह से ये जो मटेरियल है बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि
ब्लॉक हो जाती है। तो जब ये वेन हमारे पास, ये जो आर्टरी है, वेसल है, ये जब ब्लॉक हो जाती है तो हमारे पास ब्लड जो कि हार्ट तक नहीं पहुंच सकता, या अगर ये ब्रेन की वेन है तो ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है और सडन डेथ जो कि है वो अकर हो जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और हमें चाहिए कि हम इसकी तरफ ज़रा सी तवज्जो करें। तो अब हमारे पास सेकंड वन जो आता है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हर एक यानी फॉर ईच 20 पर 100 mmHg, कहते हैं मिलीमीटर Hg मर्करी, जब हमारे पास इंक्रीज़ होता है, यानी हमारे पास नॉर्मल जो कि ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जो रेशो होती है उसकी है वो 120/80 है, यानी 120 हाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 नॉर्मल होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कहते हैं जब हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर होता है अगेंस्ट आर्टरी व्हेन हार्ट बीट, जब हार्ट बीट करता है उस टाइम जो आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर को हम वो जब हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम जो ब्लड आर्टरीज पे, ब्लड वाल्स पर जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल रेंज इसकी क्या है 120/80 है। लेकिन अगर ये 20 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि है वो 20 इंक्रीज़ हो जाए mmHg और डायस्टोलिक जो कि है वो 80 इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जब हाई ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड की जो वेसल्स हैं उन पर प्रेशर जो कि है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो या बाज़ औक़ात उन जो वेसल्स है वो उनके फटने का ख़तरा होता है, यानी ब्लीडिंग हो जाती है। अगर ये ब्रेन की है, अगर ये रगे ब्रेन की है तो ब्लीडिंग हो जाती है, तब भी स्ट्रोक अगर हो जाता है, या अगर हार्ट की है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ आल्सो अ प्राइमरी काज ऑफ स्ट्रोक एंड किडनी फेलियर, या किडनी तक जो जाती हैं तो उसमें डिप्राइवेशन हो जाती है न्यूट्रिएंट की और किडनी जो कि है अपना काम सही से नहीं कर सकता और फेल हो जाती है किडनी। इसके अलावा रिड्यूसिंग, अगर हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेज। अगर हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं इन डिजीज़ेज़ को। तो इस वजह से हाइपरटेंशन को डायग्नोज करना और उसकी जो ट्रीटमेंट है और उसके लिए जो मेजर्स हैं वो लेना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। साइन एंड सिम्टम्स में जब हम देखते हैं ये जो हमारे पास ब्लू है ये इंडिकेट कर रहा है वो साइन एंड सिम्टम्स जो ज़्यादा कॉमन होते हैं मेंस में, और ये जो पिंक है ये इंडिकेट कर रहा है वो साइन एंड सिम्टम्स जो ज़्यादातर कॉमन होते हैं फीमेल्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बस मेल और फीमेल में हों, लेकिन जो कॉमनली इन्हीं में होते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है, और डिस्कम्फर्ट इन आर्म्स, बैक, शोल्डर और जॉ एक्सेट्रा। और इसी तरह फीमेल्स में जो है सडन डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हार्ट बर्न लाइक फीलिंग होती है, कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना आना, और जो टायर्डनेस होती है, और नोज़िया और वोमिटिंग होती है। यानी अगर हम इन साइन एंड सिम्टम्स की तरफ देखें तो ये बहुत ही माइनर हैं जिनकी तरफ हम आजकल के लोग या हम जो हैं इसकी तरफ ज़्यादातर तवज्जो नहीं करते, जो कि हमें माइनर बहुत ही माइनर लगती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो आजकल है हार्ट अटैक की वजह से जो मर रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता, अचानक उन पे हार्ट अटैक आ जाता है, तब उनको पता चलता है कि या हमारा हाई ब्लड प्रेशर है या एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, तब पता चलता है। क्योंकि इनकी साइन एंड सिम्टम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत ये माइनर है। तो इस वजह से अगर ऐसी भी कोई साइन एंड सिम्टम्स है तो चाहिए कि हम अपना रूटीन जो चेकअप है उसको करवाएं, ताकि हम टाइम पे ही अपनी डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकें और उसकी ट्रीटमेंट कर सके और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ले सकें। तो इसके बाद जो है हमारे पास कि किस तरह हम हार्ट डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं, उसके लिए हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, और अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट होता है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, पसीना आ रहा है, ठंडा या इस तरह की कंडीशन जिससे हमें पता चल जाता है कि इसको हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है। ECG होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है, और इमेज यानी चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन वगैरह होते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स, CVD के रिस्क फैक्टर्स की तरफ। एज है,
सेक्स है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, टोबैको यूज़ है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, अनडायग्नोस्ड सेलिएक डिजीज़ है, साइको सोशल फैक्टर्स है, एयर पोल्यूशन है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है, अनहेल्दी डाइट है, इसमें ओबेसिटी है, रेज्ड ब्लड प्रेशर है, रेज्ड ब्लड शुगर लेवल है, रेज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, पॉवर्टी एंड लो एजुकेशनल स्टेटस। अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स की तरफ देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि अगर हम एक कार्डियोवास्कुलर की न्यूट्रिशन थेरेपी भी कर ले तो हम 80 to 90% जो कि है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। ये रिस्क फैक्टर्स जो कि है इसमें कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में वो आ जाते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि एज आ गया, सेक्स आ गया, फैमिली हिस्ट्री आ गई वगैरह। और मॉडिफाइबल वो हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, सोशल चेंजेस ले आएँ अपनी ज़िंदगी में, ड्रग ट्रीटमेंट कर लें या ओबेसिटी वगैरह को हम कम कर लें, न्यूट्रिशन थेरेपीज़ ले लें, तो क्या हो जाएगा कि हम अपनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को, जो डिज़ीज़ है हमारी हार्ट डिजीज़ हैं, उनको हम क्या कम कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ 2 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीवीडी। 2 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आप लिख लें, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दें, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सीवीडी रोल ऑफ डाइट, सीवीडी की तरफ। डाइट, सीवीडी में डाइट का क्या रोल है? डाइट का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमने इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना कि जो मॉडिफाइबल हैं, अगर वो रिस्क फैक्टर्स हम मॉडिफाई कर दें अपनी ज़िंदगी को, डाइट को हम मॉडिफाई कर दें, एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट हम ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, सीवीडी की चांसेस को हम बहुत हद तक 80 to 90% रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर हमारी हाई डाइटरी इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स एंड साल्ट एंड लो इनटेक ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फिश आर लिंक्ड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। अगर हमारी डाइट इस तरह है तो हमारी जो कि है कार्डियोवास्कुलर, हमें हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ हाई एनर्जी फूड, अगर हम फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हैं जंक फूड्स को, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं जो कि हाई इन फैट हो, शुगर हो, तो क्या ओबेसिटी ज़्यादा होगी, जो कि इंक्रीज़ कर देगा सीवीडी को। इसके बाद द अमाउंट ऑफ डाइटरी साल्ट कंज्यूम मे आल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड ओवर आर कार्डियोवास्कुलर रिस्क। यानी जो हम डाइटरी साल्ट, उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तब भी वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को इंक्रीज कर सकेगा। देयर इज़ अ मॉडरेट क्वालिटी एविडेंस दैट द रिड्यूसिंग सैचुरेटेड फैट इनटेक फॉर एटलीस्ट 2 years रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर हम सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस कर सके 2 years के, तो वो रिड्यूस क्या करता है, सीवीडी को। हाई ट्रांस फैट इनटेक हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्लड लिपिड एंड सर्कुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। इसके बाद जो डाइट का रोल है, देयर इज़ एविडेंस दैट हायर कंजम्पशन ऑफ शुगर। देखिए, हमने रिस्क फैक्टर्स में पहले क्या पढ़ा था कि अगर डायबिटीज़ है, अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं शुगर का, तो क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है, ब्लड लिपिड्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं हमारे। तो जब ये होगा तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर्स पर प्रेशर होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। WHO attributes approximately 1.7 million death worldwide to low fruit and vegetable consumption। यानी जो लो फ्रूट और वेजिटेबल कंजम्पशन हो रही है उसकी वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, 1.7 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो अगर हाई कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट हो, प्रोसेस्ड मीट में क्या होता है कि ज़्यादा साल्ट इनटेक होता है, क्योंकि उनका प्रिजर्वेशन के लिए साल्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें साल्ट ऐड कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क ऑफ सीवीडी, ठीक है। तो ये हमारे पास रोल ऑफ डाइट था। तो हमने जो ये तमाम जो स्लाइड स्टडी की है, इससे हमें ये मालूम हुआ है कि डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सीवीडी में। तो अगर हम एक न्यूट्रिशनल थेरेपी, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन थेरेपी बना लें और न्यूट्रिशन थेरेपी कर दें एक पेशेंट की, तो हम उसकी डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और वो इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं। अब हम डाइट थेरेपी की तरफ आ जाते हैं। सीवीडी में जो एविडेंस सजेस्ट हुए हैं दैट द मेडिटेरेनियन डाइट में इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स।
एक स्टडी हुई है जिसमें ये सजेस्ट या ये एविडेंस मिले हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट जो कि है वो इफ़ेक्टिव होती है देन अ लो फैट डाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट लॉन्ग टर्म चेंजेस टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखिए क्या होता है कि जब हम मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं तो उसमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर लेवल। क्यों? मेडिटेरेनियन डाइट जो कि है उसमें हम क्या करते हैं कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट को इंक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं सेचुरेटेड फैट्स को, और इंक्रीज़ कर देते हैं कंजम्पशन ऑफ नट्स, सीड्स, हर्ब्स, फिश वगैरह की, इंक्रीज़ कर देते हैं कंजम्पशन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर का कंजम्पशन हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल हम ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड कर देते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि आप वाटर ले एज़ कंपेरिजन टू कि आप कोई स्वीटेंड बेवरेजेस ले या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले। इसके अलावा हम मॉडरेशन में रख देते हैं एग्स को, पोल्ट्री को, योगर्ट वगैरह को। और जो हमारे पास जो रेड मीट है उसको हम बहुत ही रेयरली, यानी हम उसमें लीन मीट को सजेस्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं कि हम रिफाइंड जो ग्रेन्स होती हैं, रिफाइंड ऑयल्स होती हैं, उनको अवॉइड करवाते हैं। तो ये मेडिटेरियन डाइट जो कि है इस डाइट थेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीवीडी के होते हैं, और वो हम इफ़ेक्टिवली सीवीडी को के रिस्क को कम कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डैश डाइट की तरफ। डैश डाइट में क्या होता है कि हाई इन नट्स, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड लो इन स्वीट, रेड मीट एंड फैट हैज़ बीन। उसने डैश डाइट जो कि है उसका ब्लड प्रेशर में बहुत ही अहम रोल है, और उससे जो कि होते हैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट की हम बड़ी अच्छी सी इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और हाई फाइबर डाइट इज़ एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हाई फाइबर में हमने जैसे पहले पढ़ा ना कि WHO के मुताबिक 1.7 मिलियन जो डेथ्स हुई हैं वो क्यों हुई कि लो इनटेक था उनका वेजिटेबल और फ्रूट्स का। क्यों? वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। तो अगर हमारी डाइट हाई फाइबर होगी तो क्या होगा कि हम रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाइट थेरेपी थी, और डाइट थेरेपी को इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर जो हमारे होंगे उसमें एक मुकम्मल एक डाइट थेरेपी आपको करवाई, स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी कि किस तरह हम एक पेशेंट है कि स्टडी को हम स्टडी करेंगे उसमें कि किस तरह हम उसकी डाइट थेरेपी जो कि है डैश डाइट के ज़रिए हम करवा सकते हैं, किस तरह हम उसका डाइट प्लान बना सकते हैं, और किस तरह हम इफ़ेक्टिवली उसको उसकी जो डिज़ीज़ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इस पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है, पार्ट 1 एंड होता है। इंशाल्लाह पार्ट 2 को हम इसके बाद जो कि है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। एनी क्वेश्चन एनी टाइम यू विल बी आस्क, और किसी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।